वीडियो लेक्चर है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल व्यू है टू अंडरस्टैंड द सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट वो है एलिमेंट बिहेवियर और वोल्टेज और करंट डिवाइडर रूल का। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स के बिहेवियर को देखेंगे। एलिमेंट्स का मतलब रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के बिहेवियर को। उसके बाद हम वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल देखेंगे कैसे हम अप्लाई करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट के बिहेवियर को। एलिमेंट का बिहेवियर मतलब यहाँ पे मैं अगर पैसिव एलिमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास जो पैसिव एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो पैसिव एलिमेंट्स क्या होंगे? रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और कैसे हम स्टेडी स्टेट वैल्यू में वैल्यू पुट करते हैं, ये चीज हमें आज समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं, रजिस्टर को आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है सर्किट फॉर रेजिस्टेंस। इसमें मैंने माना करंट मेरा आई आर फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर के बराबर। क्लियर। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड होता है और इसके ऊपर हम एरो बना देते हैं तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर। तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन ही मैंने शो किया हुआ है। क्यों से शो किया हुआ है? ये बताने के लिए वोल्टेज और करंट के बीच में क्या फेजर रिलेशनशिप आएगा। अगर मैं बात करूं प्योर रेजिस्टेंस की, तो प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो वी आर के सेम फेज में क्या आ जाएगा? आई आर। क्लियर। वी आर और आई आर दोनों सेम फेज में होंगे, इसलिए पावर फैक्टर यूनिटी होती है और ये एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इंडक्टेंस को, और एक्सएल होता है इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल के बराबर। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर को हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे करंट IL मैंने मानो फ्लो हुआ और ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज VL। क्लियर। आपको भी पता है कि एक इंडक्टर में क्या होता है? लैगिंग करंट इफेक्ट होता है। क्लियर। लैगिंग करंट इफेक्ट होता है। लैगिंग करंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? करंट लैग्ड बाय वोल्टेज विद एंगल 90 डिग्री। यानी करंट क्या होगा? वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। यानी मैं इसका अगर फेजर डायग्राम बनाऊं तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा? ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका रेफरेंस हो गया वोल्टेज VL, ठीक है, और वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता हुआ आपका करंट IL, क्योंकि यहां पे लैगिंग करंट इफेक्ट होता है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा बताने से पहले मैथमेटिकल चीजों को समझना जरूरी है। जैसे मैंने ई पावर जे थीटा है, ई पावर जे थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पोलर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? मॉड यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स tan थीटा, यानी एंगल थीटा के बराबर। यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 एंगल थीटा हो जाएगा। यानी एंगल थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक तरह से ई पावर जे थीटा से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ई पावर जे थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंगल को। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि VL, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे? VL इक्वल टू IL इंटू एक्सएल के बराबर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आपका जो VL है, VL लीड कर रहा है IL से 90 डिग्री। IL से 90 डिग्री लीड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप VL के लिए एंगल ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल क्या होगा? अगर मान लो मैंने IL को रेफरेंस लिया, IL एंगल 0, ठीक है, इसको मैंने मान लो IL एंगल 0 रेफरेंस लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि VL क्या हो जाएगा? एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर मुझे फेजर टर्म में लिखना है तो VL को मैं लिखूंगा IL एक्सएल, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया जो भी IL का फेजर होगा। लेकिन एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या बता रहा है कि VL IL से 90 डिग्री लीड कर रहा है। VL क्या कर रहा है? IL से 90 डिग्री लीड कर रहा है। IL का जो भी फेज है, जो भी आपका फेजर डायग्राम है, उससे 90 डिग्री लीड करता हुआ आपको VL मिलेगा। क्योंकि करंट क्या होता है? लैगिंग होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज क्या होगा? लीडिंग हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं VL IL XL, एंगल 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं? e पावर j 90, और e पावर j 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? e पावर j 90 की वैल्यू हो जाएगी प्लस j के बराबर। e पावर j अगर 90 मैं कैलकुलेट करूं तो cos 90 प्लस j sin 90
क्लियर। कॉस 90 की वैल्यू 0, जे साइन 90 यानी कि आ गया जे के बराबर। क्लियर। तो मैं इसको लिख सकता हूं VL इक्वल टू IL XL इंटू जे, या मैं इसको लिख सकता हूं VL इक्वल टू IL इंटू जे XL। मेरी बात को यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए जब भी आप सर्किट को सॉल्व करेंगे, एसी नेटवर्क को सॉल्व करेंगे, तो आप यहां पे एक्सेल ना लिख के क्या लिखेंगे, जे एक्सेल। जे एक्सेल आपने इसलिए लिखा ताकि ये बता सके कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है एक इंडक्टर में, ये चीज क्लियरिफाई हो सके। तो उस वजह से आपने क्या किया, यहां पे ये चीज रिप्रेजेंट किया है। तो हम जे एक्सेल क्यों लिखते हैं, इसके पीछे का लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जे एक्सेल लिखने का पीछे का लॉजिक यही है कि VL IL से 90 डिग्री लीड करता है। क्लियर, ठीक है। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कभी भी एसी सर्किट में अगर आपको इंडक्टेंस को स्टेडी स्टेट में रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे जे एक्सेल से, न कि केवल एक्सेल से। जे एक्सेल ये बताता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेजर डिफरेंस क्या है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को अगर हम कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो XC होता है, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ωc। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे कैपेसिटर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटर को ऐसे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टर्म में। हमने माना करंट IC फ्लो हो रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज VC है। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे मैं अगर बात करूं तो कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, लीडिंग करंट बिहेवियर होता है। लीडिंग करंट बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि करंट 90 डिग्री लीड करता है, करंट लीड बाय एंगल 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है उससे करंट 90 डिग्री लीड करता है, इसीलिए यहां पे लीडिंग करंट बिहेवियर होता है। यानी मैं अगर इसके फेजर की बात करूं तो अगर मैंने रेफरेंस ले लिया V को, यानी VC मेरा रेफरेंस हो गया। क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है करंट IC क्या होगा, इससे 90 डिग्री लीड करेगा। ये हो गया IC का फेज। क्लियर, तो ये क्या हो रहा है, एंगल 90 डिग्री बना रहा है। फिर से वही लॉजिक है इसको समझाने के पीछे कि क्या हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे चीजों को। हमें पता है कि VC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, IC इंटू XC के बराबर होगा। क्लियर, लेकिन अगर हम फेजर टर्म में बात करें तो क्या हो रहा है, यहां पे VC जो है IC से 90 डिग्री लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, लेकिन आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है। यानी आप क्या लिखोगे, अगर आप इसको IC एंगल 0 लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा, VC एंगल -90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल -90 डिग्री। यानी जो भी वोल्टेज हमें मिल रहा है वो करंट से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि करंट का बिहेवियर क्या होता है, लीडिंग होता है। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी, फिर से मैं वही चीज काम करने जा रहा हूं, IC XC एंगल 90 का मतलब क्या हो गया, e⁻−j90, और e⁻−j90 को आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, -j। तो क्या आ जाएगा ये, XC - j। क्लियर, तो इसको आप लिखेंगे IC - jXC। क्लियर, तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कैपेसिटर को तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -jXC से। क्लियर, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती। क्लियर, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में सब चीजें दी गई रहती हैं, तो आपको पता है कि XL इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा है, तो JXL की वैल्यू क्या हो जाएगी, JωL के बराबर। तो आप इंडक्टर को जो लिखेंगे, जब भी आप इंडक्टिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो JωL से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी होता है, आपको पता है कि XC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc। क्लियर, तो अगर मुझे लिखना है -jXC, तो -jXC की वैल्यू क्या हो जाएगी, -j/ωc। -j/ωc में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई कर दो, j स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के बराबर, तो -1 क्या आ जाएगा, +1,
यानी क्या हो जाएगा ये 1/j⍵c। तो कैपेसिटर को जब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तो 1/j⍵c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। -jXc ही है वो, और कुछ नहीं है। बस हमने क्या किया, -j/⍵c है तो ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वजह से क्या आ गया, ये 1/j⍵c आ गया। तो कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/j⍵c से। क्लियर। तो जब आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होती है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करना। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर, ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज आपका कहां पे डिवाइड होगा, एक सीरीज सर्किट। वोल्टेज डिवाइडेड इन सीरीज सर्किट। क्लियर। एक सीरीज सर्किट में ही आपका वोल्टेज डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए 3 एलिमेंट ले रहा हूं। ये 3 एलिमेंट है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया, एक वोल्टेज सप्लाई दे दिया है। क्लियर। R1, R2, R3। ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में वोल्टेज डिवाइड होगा, ये VR1, VR2 एंड VR3। ये टोटल वोल्टेज V है। चूंकि मैंने यहाँ पे प्योर रेजिस्टेंस लिया हुआ है, डीसी सर्किट लिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 के बराबर। क्लियर। ठीक है, इन वोल्टेज का ये सम आ जाता है। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि आपको VR1 की वैल्यू डायरेक्टली निकालिए, आप KVL मत अप्लाई करिए, सीधे सीधे VR1 की वैल्यू निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लूं कि इस लूप में करंट I फ्लो हो रहा है, तो V की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। क्लियर। क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। क्लियर। तो I की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे I की वैल्यू आ गई आपकी V/R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। अगर मैं VR1 की बात करूं तो VR1 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 के बराबर हो जाएगा। I की वैल्यू आप पुट कर दो, V/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू क्या हो गया, ये R1। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि VR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। सिमिलरली आप VR2 भी निकालोगे तो VR2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो इस केस में भी आपको मिलेगा R2/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। तो मेन इसको बताने के पीछे क्या मोटो है कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है वो देखिए। आपको जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मान लो आपको VR1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो आपको यहाँ पे KVL वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या करें, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस लीजिए, अपॉन सारे रेजिस्टेंस का आप सम कर दीजिए, सिग्मा R। यानी जो भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, जो भी सीरीज रेजिस्टेंस है, सबका आप सिंपल सम कर दीजिए इनटू टोटल वोल्टेज ले। जो भी आपका टोटल वोल्टेज है, जो भी सप्लाई वोल्टेज आपको दिया गया है, वो निकाल दीजिए। ये आपका होता है वोल्टेज डिवाइडर। क्लियर। अगर यही एसी सर्किट होता तो आपको क्या करना पड़ता, JXL -jXc, ये सारी चीजें आती है, और उस बेसिस पे आपको करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं सिंपल सा एग्जांपल ही लेके बता दे रहा हूं आपको, ये एक सीरीज RLC सर्किट है। क्लियर। ये आपका एसी सप्लाई गिवन है। ठीक है, ये आपका R हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, JXL से, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, -jXc से। क्लियर। अगर आपको VC बताना है कि VC की वैल्यू क्या हो, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली जो इसके अक्रॉस का रिएक्टेंस है यानी -jXc अपॉन सारे रेजिस्टेंस का सम, यानी सारे इंपिडेंसेस का सम। क्योंकि अब यहाँ पे इंपिडेंस टर्म यूज होगा, क्योंकि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस भी आ गए। R प्लस JXL माइनस JXc इंटू टोटल वोल्टेज कितना है मेरा, ये मैंने मान लिया V है, तो ये V होगा। ये होता है वोल्टेज डिवाइडर। तो कितने भी एलिमेंट, यहाँ पे तो मैंने 3 एलिमेंट का लॉजिक लिया, कितने भी एलिमेंट अगर सीरीज में लगे हुए हैं, किसी के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, सिंपली उसका इंपिडेंस अपॉन टोटल इंपिडेंस इनटू टोटल वोल्टेज। क्लियर। तो ये होता है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल, और केवल सीरीज सर्किट में ही अप्लाई होता है, जहां पे आपके सारे इंपिडेंस सीरीज में। क्लियर।
अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल की मैं अगर बात करूं तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि करंट डिवाइड होना, और करंट डिवाइड हमेशा क्या होता है, एक पैरेलल सर्किट में होता है। करंट डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट। जैसे सीरीज में आपका क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो वैसे ही आपका करंट डिवाइड होगा पैरेलल सर्किट में। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका आई है, क्लियर, ठीक है। दो रजिस्टेंसेज जब होते हैं तब तो करंट डिवाइडर आप बड़ा डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब यही रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी सिंपल ट्रिक होता है, वो भी बहुत टफ नहीं होता है, क्लियर। करंट डिवाइडर रूल में क्या होगा, आपका ये मान लो करंट सोर्स है, दो रजिस्टेंसेज मैंने यहाँ पे लिए, क्लियर। तो दो जब रजिस्टेंसेज लिए हैं तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों रजिस्टर में करंट डिवाइड होगा। लेकिन पैरेलल सर्किट है तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा, क्लियर। तो अगर मैं I की बात करूं तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 के बराबर, क्लियर। यानी क्या होगा, ये V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के बराबर, टोटल करंट की वैल्यू, क्लियर। ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज हमें पता ही है। अगर मैं IR1 की वैल्यू निकालूं तो IR1 की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है V अपॉन R1 के बराबर होगी, क्लियर, ठीक है। लेकिन हमें टोटल करंट के टर्म में ये सारी वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 से आप क्या निकाल सकते हो, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, क्लियर। वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो IR1 की वैल्यू क्या आ गई, IR1 की वैल्यू आ गई V अपॉन R1, सॉरी IR1 की वैल्यू आ गई आपकी, V की वैल्यू कितनी है हमारी, I अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 अपॉन R1, क्लियर, ठीक है। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो IR1 आप क्या बोल देते हो, 1 अपॉन R1 इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू टोटल करेंट I, क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो IR1 की वैल्यू आपकी आ जाती है, यहां से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 1 बाई R1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इंटू I, क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जिसके अक्रॉस करंट निकालना है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का टर्म ना आके, इंपीडेंस का टर्म ना आके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एडमिटेंस का टर्म, क्योंकि आपको पता है जेड, क्लियर, और वाई इक्वल टू क्या होता है 1 बाई जेड। वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 1 बाई R1 आ रहा है, वोल्टेज डिवाइडर केस में क्या हो रहा था, R1 अपॉन R1 प्लस R2 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 बाई R1 हो रहा है, यानी जिसके अक्रॉस आपको निकालना है IR1, ठीक है, उसका एडमिटेंस यानी 1 बाई R1, क्लियर, अपॉन सारे रेजिस्टेंसेस के इनवर्स का सम यानी सिग्मा 1 बाई R इंटू टोटल करें। दो में क्या होता है कि एक फॉर्मूला हम लोग रट लेते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होता है उसको न लेके दूसरे वाले को ले लेते हैं, एक फॉर्मूला रट लेते हैं, वो यहां से निकल के आता है IR1। जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाई R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, क्लियर। R1 से R1 कैंसिल आउट हो गया इंटू I, ये आ गया आपका R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये कब, किस केस के लिए, जब दो रेजिस्टेंसेज केवल लगे हों, तो उस केस के लिए क्या होता है कि जिसमें करंट आपको निकालना है वो रेजिस्टेंस ना लेके दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन दोनों रेजिस्टेंसेज का सम लेते हैं। ये किस सर्किट के लिए था, ऐसे सर्किट के लिए था। अगर केवल दो पैरेलल सर्किट हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये R1 है और ये मान लो R2 है, तो उस केस के लिए अगर आपको IR1 निकालना है तो IR1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसमें आपको करंट फ्लो कराना है वो रेजिस्टेंस ना लेके दूसरा लेके अपॉन दोनों का सम इनटू टोटल करंट I, ये करते हैं। लेकिन ये किसके लिए, केवल दो पैरेलल सर्किट के लिए। लेकिन अगर यही तीन पैरेलल सर्किट हो जाए, चार पैरेलल सर्किट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप ये चीज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं अगर सर्किट को ऐसे करूं, R1 R2
एंड R3। क्लियर, R3, R2, R1 और ये टोटल करंट I है। अगर मुझे यहाँ पे मान लो IR3 निकालना है तो मैं ये चीज अप्लाई नहीं कर सकता हूं कि उस रेजिस्टेंस को ले लें, बाकी तीनों रेजिस्टेंसेस का सम ले लें, ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, आपको वही इनवर्स का लॉजिक यानी एडमिटेंस का लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। हमें जिसमें निकालना है उसका इनवर्स ले लिया 1/R3 अपॉन सारे इनवर्स यानी एडमिटेंस का सम 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इंटू टोटल करेंट। ये होता है लॉजिक। क्लियर, तो ये तो केवल रेजिस्टेंस के लिए मैंने बताया। अगर मान लो इंपिडेंस के लिए भी निकालना है, IZ मान लो कोई इंपिडेंस निकालना है आपको, क्लियर, IZ1 मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/Z1 अपॉन सिग्मा 1/Z सारे एडमिटेंसेज यानी इनवर्स ऑफ इंपिडेंस का सम इनटू टोटल करें। ये लॉजिक, ये चीज हमें ध्यान देना है। जैसे वोल्टेज डिवाइडर रूल में मान लो VZ1 निकालना है तो सिंपली क्या हो जाएगा, Z1 जिसके अक्रॉस निकालना है अपॉन सिग्मा Z जितने सीरीज में एलिमेंट है इनटू टोटल वोल्टेज। ये मैं इंपिडेंस के टर्म में बता रहा हूं कैसे हम करें। क्लियर, तो मैंने रेजिस्टेंस के टर्म में आपको समझाया। रेजिस्टेंस की जगह पे सिंपली क्या आ जाएंगे, इंपिडेंसेज आ जाएंगे, यानी इंडक्टर कैपेसिटर जो भी चीजें हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आपको करंट डिवाइडर रूल के लिए बस यही लॉजिक अप्लाई करना है कि हमें क्या करना है, इनवर्स लेना है। यानी अगर मुझे यहाँ पे IZ1 निकालना है तो एक तरह से Y1 अपॉन सिग्मा Y को हम एडमिटेंस बोलते हैं इनटू टोटल करंट करना। IZ1 का मतलब क्या हो गया 1/Y1 या IY1। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा हम एडमिटेंस का लॉजिक लेते हैं, YZ इज द इंपिडेंस, क्लियर, और Y तो होता है आपका एडमिटेंस होता है। क्लियर, ठीक है। तो हमेशा हमें यही चीज ध्यान रखना है, पैरेलल में आपको करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करना है तो एडमिटेंस का लॉजिक लेना है, और आपको अगर सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करना है तो इंपिडेंस का लॉजिक लेना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगले बेसिस को। थैंक यू वेरी मच। को क्लियर कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट। तो इस लेक्चर में मैं लेके आया हूँ टाइप ऑफ सोर्सेज एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। क्लियर, तो अगर मैं टाइप्स ऑफ सोर्सेज की बात करूं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज की बात करूं, क्लियर, तो टाइप्स ऑफ सोर्सेज बेसिकली सर्किट थ्योरी में अगर हम बात करें तो ये दो तरह के सोर्सेज होते हैं। यानी अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज अवेलेबल होंगे। एक आपका होगा इंडिपेंडेंट सोर्स और एक आपका होगा डिपेंडेंट सोर्स। क्लियर, ठीक है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट सोर्स एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट सोर्स। ये दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप्स होते हैं सोर्सेस के इन द सर्किट थ्योरी। क्लियर, अगर मैं इंडिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो इंडिपेंडेंट सोर्स में वो सोर्स आते हैं जिनकी फाइनाइट एनर्जी होती है, फाइनाइट वैल्यू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो सोर्स होंगे यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक करंट सोर्स होगा। क्लियर, और ये AC एज वेल एज DC दो तरह के सोर्सेज आपको मिलेंगे। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वोल्टेज सोर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब फाइनाइट वैल्यू सोर्स होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। वोल्टेज सोर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास जैसा मैंने बताया DC एज वेल एज AC दोनों नेचर होता है। तो अगर मैं वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करूं तो वोल्टेज सोर्स को, DC वोल्टेज सोर्स को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, सर्कल डायग्राम। किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स को हम सर्कल डायग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट सोर्स को हम एरो डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, DC केस में ये हमारा करंट सोर्स होता है। ये किसके लिए है, DC रिप्रेजेंटेशन। अगर यही मुझे AC में रिप्रेजेंट करना है तो AC के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म हमें शो करना होता है। ये हमारा क्या हो जाता है, AC के लिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। और AC के केस में करंट सोर्स को भी हम सिंपली डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू। क्लियर, करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम ऐसे भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म में भी शो कर सकते हैं, एरो बना के यहाँ पे हम एरो दिखा देंगे और रिप्रेजेंट कर सकता है करंट सोर्स है। लेकिन जनरली जो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे।
क्लियर। तो ये आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं जिनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंट सोर्स की। हमारे पास दो टर्मोलॉजी होते हैं, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। यानी अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो वोल्टेज पे डिपेंड हो सकता है या फिर करंट पे डिपेंड हो सकता है। यानी अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो हमारे पास दो तरह के सोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, एक वोल्टेज कंट्रोल सोर्स हो जाएगा और एक आपका करंट कंट्रोल्ड सोर्स हो जाएगा। क्लियर। दो तरह के सोर्स हो जाएंगे, एक वोल्टेज कंट्रोल सोर्स हो जाएगा और एक करंट कंट्रोल सोर्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टेज कंट्रोल सोर्स में भी हमें दो सोर्स मिलेंगे, एक आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स और एक आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर। ये आपका, इसको हम बोलते हैं VC वोल्टेज कंट्रोल्ड, यहां पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये VC हो जाएगा, ये करंट कंट्रोल मतलब CC हो जाएगा। VC VS वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और ये आपका होगा VC CS वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सिमिलरली आपका करंट कंट्रोल भी होगा, करंट कंट्रोल में भी क्या आएगा, एक आपका वोल्टेज सोर्स आएगा और एक आपका करंट सोर्स आएगा। ये दो तरह के सोर्सेस आपको यहां पे मिलेंगे। क्लियर। तो यहां भी अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं एक कह सकता हूं कि एक आपका CC VS होगा और एक आपका CC CS होगा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यानी ये आपका हो गया VC मतलब वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। यानी आपने चार कैटेगरी देखी यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स से क्या हो गया, चार कैटेगरी मिलेंगे। क्लियर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की तो डिपेंडेंट सोर्स जो होंगे वो आपके चार तरह के होंगे। क्लियर। और ये चार तरह क्या क्या हो जाएंगे, एक आपका होगा VC VS, एक आपका होगा VC CS, एक आपका होगा CC VS और एक आपका होगा CC CS। क्लियर। ये चार तरह के आपके सोर्सेस मिलेंगे। अगर मैं वोल्टेज मतलब डिपेंडेंट सोर्स की बात करूं तो डिपेंडेंट सोर्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से। क्लियर। अगर करंट सोर्स होगा तो ऑब्वियस सी बात हमें एरो से रिप्रेजेंट करना है, अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो हमें पोलैरिटी के साथ रिप्रेजेंट करना है कि पोलैरिटी ये हो, चाहे वो DC का हो चाहे वो AC का हो। क्लियर। अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या होगा, ये वोल्टेज सोर्स होगा और किसी पर्टिकुलर ब्रांच के वोल्टेज पे ये डिपेंड करेगा। मान लो V0 हो गया, 3V0 हो गया, 2V0 हो गया, कोई ब्रांच में वोल्टेज V0 है तो उस पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर। अगर मैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की बात करूं तो इसको हम फिर से रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करेंगे, लेकिन यहाँ पे एरो हो जाएगा यानी करंट सोर्स हो जाएगा। ये मैंने मान लिया कि 2V0 हो गया, किसी ब्रांच के पास वोल्टेज V0 है तो ये 2V0 के बराबर हो गया। अगर मैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलैरिटी के साथ प्लस माइनस। ये करंट कंट्रोल्ड है तो ये मैंने मान लिया 5I0 हो गया, किसी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट I0 अगर मैंने एज्यूम किया है तो इसका जो वोल्टेज वैल्यू है वो 5I0 के बराबर हो गया। सिमिलरली मैं करंट सोर्स की बात करूं तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका, ये मैंने मान लिया कि 4I0 हो गया। क्लियर। यानी ये किसी ब्रांच के वोल्टेज पे डिपेंडेंट है कि उस ब्रांच में वोल्टेज आपको क्या मिल रहा है या उस ब्रांच में करंट आपको क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे आपके डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। क्लियर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर मैं मानूं, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्स हो चाहे वो डिपेंडेंट सोर्स हो, डिपेंडेंट सोर्स में बस हमें ख्याल रखना होता है कि उस ब्रांच के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना होता है जिस ब्रांच पे वो डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स है, क्लियर, और इसका एक सीरीज रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस का लॉजिक लेके चल रहा हूँ ताकि आसानी से आप इसको समझ सको। ये V है, ये रेजिस्टेंस R है। क्लियर। ये एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो करंट सोर्स में तो आप करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ये करंट सोर्स हो जाएगा।
करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके पैरेलल में कनेक्ट हो जाता है और ये आपको करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। यानी जो भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए आई इक्वल टू वी बाई आर, ये कंडीशन फ्रूटफुल होना चाहिए, तभी आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। यानी आपने एक इंडिपेंडेंट सोर्स को, एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज कर दिया, ये होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका डिपेंडेंट सोर्स है तो वो भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उसका भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा नहीं है केवल आप वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कर सकते हैं, आप करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, आपको आई पता है, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू आई आर के बराबर हो जाएगा। यानी वी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा और रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच हो जाएगा। अगर मैं डिपेंडेंट सोर्स की बात करूं, डिपेंडेंट सोर्स को भी मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। क्लियर? जो भी ये ब्रांच वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो, मान लो ये वी नॉट है, क्लियर, और ये आपका इसके सीरीज में रेजिस्टेंस आर है। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट सोर्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नॉट अपॉन आर। बस हमें ध्यान रखना है जिस पे ये डिपेंडेंट है, चाहे वी नॉट हो, ऑब्लिक आई नॉट पे डिपेंडेंट हो, किसी चीज पे डिपेंडेंट हो, वो वैल्यू चेंज, मतलब जिस ब्रांच में के अक्रॉस हो रहा है ये बिहेवियर, उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको बिल्कुल से केयर करना पड़ता है जब आप डिपेंडेंट सोर्स लेते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस आर जोड़ देंगे, क्लियर, और ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट बाई आर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आप करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में भी इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी ये जो कंडीशन है आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई आर का, ये फ्रूटफुल होना ही चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच के वजह से ये कंट्रोल्ड सोर्स है, उस ब्रांच के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। क्लियर? तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कैसे इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसके लिए एक आध न्यूमेरिकल हम देखते हैं, दो न्यूमेरिकल देखेंगे, डिपेंडेंट सोर्स से एसोसिएटेड और एक इंडिपेंडेंट सोर्स से एसोसिएटेड। तो दोनों प्रॉब्लम को जरा देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं डायरेक्टली और फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन आप सॉल्व करें, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो उस कंडीशन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही लॉजिकल व्यू हो जाता है और बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो। ये एक एडवांटेज हो जाता है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन में कमांड आपका उतना ही अच्छा हो। क्लियर? ये आपका एक सर्किट है, 12 वोल्ट, 3 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम दी गई है, ये रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 4 ओम। क्लियर? ये रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका 8 ओम और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका 3 ओम। आपसे पूछा है वी नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बस ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपके मतलब माइंड में ये भी चीज होना चाहिए कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी सर्किट आसान बना सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो सर्किट मेरे पास हैं। एक ये करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक ये वोल्टेज सोर्स। क्लियर? ठीक है, तो हम इन दोनों को सोर्स ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पोलैरिटी पे ध्यान देना है। ये चीज ध्यान रहे जरूर कि पोलैरिटी, यानी आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपका जो करंट का फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, एकदम ध्यान रहना चाहिए। यहाँ पे जो करंट डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा, यहाँ पे क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है कि करंट का डायरेक्शन क्या है। करंट का डायरेक्शन हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल होता है सोर्स में। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज हमें फोकस करते हुए ही हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 3 यानी 12 वोल्ट। क्लियर?
ठीक है, और इसके सीरीज में क्या आ जाएगा 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्लियर, बाकी सर्किट को ऐसे ही बना देते हैं हम। ये आपका 2 ओम, ये आपका 4 ओम है। क्लियर, ये आपका 8 ओम। क्लियर, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं इस सर्किट को। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे क्या आएगा करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3 यानी 4 एम्पियर के बराबर। 12/3 यानी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी V/R यानी 12/3 यानी 4 एम्पियर के बराबर। और उसके पैरेलल में क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 3 ओम के बराबर। क्लियर, अब देखो यहाँ पे फिर सर्किट को आपको आसान करना है, क्योंकि आपको ये V0 कैलकुलेट करना है। इस V0 को कैलकुलेट करने के लिए सर्किट को और कितना आसान किया जाए, बस फोकस आपको इसी पे करना, और कुछ नहीं करना है। आपको केवीएल केसीएल अप्लाई एकदम लास्ट में करना है, जब एक सिंगल लूप या सिंगल नोड का बिहेवियर आने लगे। आप इस क्वेश्चन को केवीएल केसीएल से भी कर सकते हैं, बहुत इजीली ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूज होता है ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे, अब ये 4 ओम और 2 ओम क्या हो गए सीरीज में, ये 4 ओम और 2 ओम क्या हो गए सीरीज में, यानी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 ओम के बराबर। और ये क्या है इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में, यानी अब मैं इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कर सकता हूं, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो जरा मैं करूं इसको, क्या हो जाएगा, ये करंट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 अपॉन ये 4 + 2 यानी 6 है, 12/6 यानी 2 एम्पियर के बराबर। डायरेक्शन लोअर टू हायर पोटेंशियल, और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, और ये आपका सिंगल रेजिस्टेंस 8 ओम, जिसके अक्रॉस हमें V0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और ये आपका 3 ओम एंड 4 एम्पियर करंट। अब देखो ये सारे सर्किट पैरेलल हो गए। अब जब ये सारे सर्किट पैरेलल हो गए तो इस सर्किट को सॉल्व करना आसान। क्यों आसान है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में क्या होता है सारे करंट का सम हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 एम्पियर अपवर्ड फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। यानी अगर मुझे निकालना है नेट करंट कितना फ्लो होगा, ये 2 एम्पियर है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, ये 4 एम्पियर है। क्लियर, और ये 2 एम्पियर है, तो नेट करंट कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है 4 अपवर्ड एंड 2 डाउनवर्ड। तो नेट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर अपवर्ड। क्लियर, ठीक है, तो यहां से आप टोटल सम निकाल सकते हैं। जैसे वोल्टेज आपको सीरीज में होता है तो वोल्टेज को सम कर सकते हैं, करंट आपका पैरेलल है तो ये अलजेब्रिक सम निकालना है, क्योंकि हमारा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो ये यहाँ पे नेट करंट की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर अपवर्ड आ गई। क्लियर, ये 4 एम्पियर और 2 एम्पियर कंबाइन कर लिया हमने। ये आपका 6 ओम, ये आपका 3 ओम, और ये आपका 8 ओम, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि तीनों जो पैरेलल सर्किट है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम ही तो होगा, कुछ अलग थोड़ा ना हो जाएगा। सारे वोल्टेज क्या होंगे V0 के बराबर होंगे। तो केवल हमें क्या कर देना है, हमें बस केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है, क्योंकि तीनों पैरेलल हैं। और क्या कर देना, हमें I से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इस सर्किट को मुझे चेंज कर देना है एक तरह से। ये आपका 2 एम्पियर हो गया, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो R इक्विवेलेंट निकाल लेना है। क्लियर, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज क्या होगा, सबका सेम ही होगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं पहले कॉम्बिनेशन के लिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 1/6 + 1/8 + 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं 2/6, 1/3 को हम 2/6 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3/6 + 1/8, ये आपका हो जाएगा 1/2 + 1/8। क्लियर, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/8 + 1/8 यानी 5/8, यानी R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई यहाँ से 8/5 ओम। जैसे हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8/5 ओम।
और जब आपको आर इक्विवेलेंट मिल गया, आपको पता है कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 8/5 यानी 16/5 और ये वैल्यू आ जाएगी 3.2 एम्पियर 3.2 वोल्ट। क्लियर? तो आपको आंसर मिल गया 3.2 वोल्ट। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यही यूज होता है कि आप सर्किट को एक आसान सर्किट में कन्वर्ट कर सकते और कुछ यूज नहीं। क्लियर? ठीक है। हालांकि आपको ऐसे यूज नहीं करना है, ये तो एक तरीका बताया गया कैसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कहां कहां से आप सोच सकते हैं, उस चीज को बताने के लिए चीजें बताई गई हैं। क्लियर? लेकिन आपको क्या करना है कि सर्किट में बस देखना है कि कहां कहां आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं जो एसोसिएटेड है डिपेंडेंट सोर्स से। क्लियर? ये आपका एक करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस गिवन है, ये एक रेजिस्टेंस है और यहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स, इसकी वैल्यू है 5ix के बराबर और ix जो है ये करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट है आपका 8 एम्पियर। क्लियर? रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 10 ओम एंड 5 ओम है। क्लियर? अब यहां पे भी आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और आपको फाइंड करना है ix की वैल्यू आपको कितनी मिल रही। ठीक है, आपको ix की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ix की वैल्यू क्या होगी बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां पे आपको मैंने पहले ही बताया था कि जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में जो कंट्रोल्ड करंट होता है, जिसपे वो डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड करता है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना। तो यानी यहां पे अगर आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो किसमें करेंगे, इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स को आप किसमें कन्वर्ट करेंगे, आप करेंगे कन्वर्ट करंट सोर्स में। तो करते हैं, ये आपका 8 एम्पियर, क्लियर, रेजिस्टेंस 10 ओम का, मैंने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, ये करंट ix एज इट इज है। क्लियर? जब मैंने इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, एक करंट सोर्स, पोलैरिटी हमें ध्यान देनी है क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है तो हमें डिपेंडेंट सोर्स बनाना है। पोलैरिटी हमें ध्यान देनी है कि हमेशा लोअर टू हायर पोटेंशियल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर टू हायर पोटेंशियल डाउनवर्ड की तरफ है। क्लियर? तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 5x/5 के बराबर। क्लियर? और इसकी वैल्यू आ जाएगी ix के बराबर और इसके पैरेलल में क्या आ जाएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस। ये हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। फिर से वही लॉजिक है आपका, आप नेट करंट की वैल्यू निकालोगे। देखो ये 8 एम्पियर अपवर्ड है और 5 ix की वैल्यू डाउनवर्ड है, यानी नेट करंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो नेट करंट कितना फ्लो हो जाएगा, नेट करंट फ्लो होगा 8 माइनस ix के बराबर। क्लियर? अगर मैं नेट करंट की बात करूं, क्योंकि ये भी आपका एक तरह से डिपेंडेंट ही हो जाएगा। क्लियर? तो 8 माइनस ix के बराबर ये करंट फ्लो करेगा टोटल करंट, यानी I टोटल की वैल्यू मेरी हो जाएगी 8 माइनस ix के बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है फिर से वही चीज, करंट डिवाइडर हो, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज है केवल। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये मेरा एक करंट हो गया I टोटल जिसकी वैल्यू क्या है 8 माइनस ix के बराबर है, क्योंकि इसका नेचर क्या होगा, डिपेंडेंट का ही होगा क्योंकि ix का आ रहा है। क्लियर? तो 8 माइनस ix के बराबर है, ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें करंट ix फ्लो हो रहा है और ये आपका एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको ix की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करें, करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर दे डायरेक्टली, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो ix की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल सर्किट है तो इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती, जिसमें करंट फ्लो करता है उस रेजिस्टेंस को ना लेके दूसरे रेजिस्टेंस को लेते हैं अपन, दोनों का सम, यानी 5 प्लस 10 इंटू टोटल करंट 8 माइनस ix के बराबर। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका, ये 1/3 हो गया, 1/3 यानी 3ix इक्वल टू 8 माइनस ix, यानी यहां से क्या आ गया 4ix इक्वल टू 8, यानी यहां से आ गया ix की वैल्यू 2 एम्पियर। क्लियर? और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है। डिपेंडेंट सोर्स के केस में आपको बस यही रखना है कि इस 10 ओम के साथ कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी, यानी उस ब्रांच को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जिसपे आपका डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ होगा और टाइप्स ऑफ सोर्सेज भी क्लियर होंगे। ठीक है, तो
एक तरह से हमने सारे बेसिक्स क्लियर ही कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, केवल सर्किट को सॉल्व करना है, थ्योरम्स को समझना है और सीधे सीधे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है।